हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट इकोनॉमिक्स। आज का जो ये टॉपिक है वो नेट जेआरएफ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो क्वेश्चन रहता है वो डेफिनेटली आता है और इससे आपको हर बार एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप पास्ट में अगर आप देखेंगे नेट और जेआरएफ का जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन 100% रहता है। अच्छा, सबसे पहली बात कि इवैल्यूएशन होता क्या है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि मूल्यांकन करना या फिर आकलन करना। किसका मूल्यांकन करना? जो हम लोग टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ये टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है और हम लोग को पता है कि टीचिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लर्निंग हमेशा आउटकम होना चाहिए। ठीक है, अब लर्निंग एक आउटकम होना चाहिए तो उसके लिए लर्निंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है इफेक्टिवली तो कितना परसेंटेज है, स्टूडेंट्स कितना पकड़ पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ लगातार देखा जाता है। तो ये आकलन करने का तरीका अलग अलग होता है। हर इंस्टीट्यूशन, कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर हर ऑर्गेनाइजेशन में अपना उनका आकलन करने का तरीका अलग अलग होता है और अलग अलग इंस्टीट्यूशन पर भी डिपेंड करता है कि वो किसी सिचुएशन के हिसाब से भी कौन सा आकलन करने का तरीका लेते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन का मतलब होता है इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करना मतलब ये जानना कि जो चीज़ पढ़ाई हो रहा है उससे उनका कितना नॉलेज गेन हो रहा है। क्योंकि जो टीचिंग है उसका जो मेन मकसद होता है, वो जो मकसद है टीचिंग, मतलब उनका बहुत सारे मकसद है जो कि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में जान चुके हैं कि जो टीचिंग है उसका मकसद क्या क्या होता है। सबसे पहली बात कि उनका नॉलेज इंक्रीज होना, दूसरी बात उनका पर्सनैलिटी इंक्रीज होना, उनका ओवरऑल बिहेवियर चेंज होना, समाज के लिए उन लोगों को तैयार करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या उन पर ये डेवलप हो पा रहा है? जो टीचिंग जो उनको कराया जा रहा है स्कूल है या कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन में, तो क्या जो स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है क्या उनको वो मिल पा रहा है? और अगर मिल रहा है तो कितना मिल रहा है? उनका कितना परफॉर्मेंस सुधर रहा है? पहले कितना उनका परफॉर्मेंस था, अब कितना है? ये सारी चीजें जानने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसी को बोला जाता है इवैल्यूएशन। ठीक है, अब ये इवैल्यूएशन का जब एक बार हम लोग जान लेंगे कि इवैल्यूएशन होता क्या है और कितने तरीके का होता है, तो हम लोग को ये पता चल जाए कि नेट और जेआरएफ में क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है या पूछा जा सकता है, या कुछ क्वेश्चन हम लोग उसका डिस्कस भी करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में पहले तक 6 होता था। आप लोग पहले के बुक्स या नोट्स या बाकी वीडियोस अगर देखेंगे तो आपको 6 मिलेगा, कुछ में 7 भी मिलेगा। तो ये एक जो नया ऐड हुआ है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये सीबीएसई के द्वारा ऐड किया गया है। ठीक है, अच्छा ये क्या है? कंटिन्यूअस, एक एक करके भी चलते हैं, आप लोग ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो टोटल जो आपको है नेट जेआरएफ एग्जाम से, हालांकि और भी बहुत सारे इवैल्यूएशन प्रोसेस है, लेकिन नेट जेआरएफ के हिसाब से ये जो 7 इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात नंबर 1 है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीबीएसई ने अपना एक नया ये निकाला है एक पैटर्न, जिसमें कि उन्होंने जो बच्चों पे एक्चुअल में देखा गया कि बहुत बर्डन आ जाता है उन लोग का। लास्ट ईयर में पूरे साल भर का जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ना है। छोटे से बच्चे हैं, बहुत सारे चीज़ें, उनको बहुत सारे को कलर एक्टिविटीज़ भी करना है और सारा ये इवेंट करते हुए इतना उनका बर्डन आ जाता है, आप लोग देखे होंगे बहुत स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और परेशान ना हो इसके लिए सीबीएसई ने क्या किया है, उन्होंने किया है कि कंटिन्यू बीच में जब तक पूरा साल को उन्होंने बहुत सा पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर पार्ट्स में अलग अलग मिड सेम एग्जाम या फिर यूनिट टेस्ट या फिर टर्मिनल टेस्ट ऐसे किया गया है। और ये तो पहले से भी होता था, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस क्या है? पहले के ज़माने में क्या होता था, फर्स्ट टर्मिनल में जो सिलेबस आया, जैसे कि पहला टोटल हमारा सिलेबस पढ़ना है 12 चैप्टर्स, पहला टर्म में आया 4 चैप्टर्स, दूसरे टर्म में आएगा 5 to 8 चैप्टर्स, तीसरा में 9 to 12 तो पढ़ना ही है, लेकिन बाकी जो फर्स्ट और सेकंड टर्म में पूछा गया है ये भी हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा लोड हो जाता था छोटे बच्चों पे। जो चीज़ ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उसमें इवैल्यूएट हो चुका है कि कितने बच्चे समझे हैं, अब दोबारा से फिर से उनका इवैल्यूएशन हो रहा है, तो एक बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता था बच्चों पर। ये चीज़ को दूर करने के लिए सीबीएसई ने एक नया सिस्टम लाया है, वो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। उसमें उन्होंने एक नया ट्रेडिशन लाया है। क्या लाया है? उन्होंने ये बताया है कि जो भी एग्जाम होगा, जो उसमें सिलेबस कवर हो जाएगा, वो सिलेबस दोबारा से रिपीट नहीं होगा। तो एक बार छोटे छोटे पार्ट में हो रहा है, एक बार में 2 चैप्टर 3 चैप्टर जो भी हो रहा है उसमें से पता चल जा रहा है बच्चे कितने सीखे, क्या उनका लेवल है, असेसमेंट भी हो जा रहा है, इवैल्यूएशन भी हो जा रहा है और प्लस बच्चे याद भी कर ले रहे हैं, वो टॉपिक के बारे में सब कुछ उनको क्लियर भी हो जा रहा है। कम कम पढ़ना है तो अच्छे से तैयारी भी कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ से बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा हुआ है, बच्चों पे इसका लोड भी कम हुआ है और काफ़ी मतलब ये क्या बोलते हैं, एक क्या बोल सकते हैं कि
एक अच्छा सिस्टम है इवैल्यूएशन का। मतलब आप बीच बीच में एक तो बच्चों का आप लोड भी कम किए और छोटा छोटा चीज पढ़ा के उनको आप कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन किए जा रहे हैं। कंटिन्यूअस मतलब लगातार आप कर रहे हैं पूरे साल तक, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है एकदम बड़े तौर पे, बड़े पैमाने पे, एकदम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि आप जब 2-2 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कम कम में उनको एसेस कर रहे हैं, तो वो 2 चैप्टर में आपको पता है कि 2 चैप्टर में कितना इन्होंने सीखा है, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। वही अगर आप पूरे 12 चैप्टर में आप लिए, बहुत सारे रीजन हो सकता है बच्चा उतना रिटेन नहीं कर पाए, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, एग्जाम से पहले बीमार पड़ गया हो, कोई भी रीजन है, तो आप उस समय पूरा एक साथ इतने सारे सिलेबस का जब आप इवैल्यूएट करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है दोनों के लिए। बच्चों के लिए भी मुश्किल हो जाता है और जो टीचर है उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। कैसे मुश्किल होता है? फर्स्ट टर्म में जैसे मैंने बताया था 1 to 4 है, वो आराम से इवैल्यूएट कर लिए। 4 to उसके बाद सेकंड टर्मिनल में 5 to 8 चैप्टर है, आप आराम से इवैल्यूएट कर लिए। लेकिन लास्ट में आप जो तीसरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, 9 जो बाकी का जो 4 चैप्टर बचा हुआ था 9 to 12, उस चैप्टर का आप अलग से इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं। आप जो फाइनल टर्मिनल एग्जाम हो रहा है उसमें आप लोग पूरा 1 से लेकर 12 चैप्टर्स तक कर रहे हैं, तो आपने लास्ट में जो 4 चैप्टर पढ़ा है उसका अलग से तो इवैल्यूएशन आप नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये सब कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए ये बोला जाता है ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें टीचर को भी फायदा है और प्लस स्टूडेंट्स को भी फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। नाम से जैसे कि है प्लेस करना, किसी को प्लेसमेंट करना। अच्छा, नेट के हिसाब से मैं 2-3 बातें याद करना है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का मतलब नॉर्मली ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन नॉर्मली जॉब ओरिएंटेड होता है। जब आप देखेंगे जहाँ पे ये जॉब कंप्लीट हो जाता, मतलब जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या फिर जहाँ पे जो लोग MBA कर रहे हैं, आप देखे होंगे उनसे पहले एक आप सुने होंगे, हाँ प्लेसमेंट मेरा हो गया है ना। प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? मतलब उनका कोर्स चल ही रहा है, हो सकता है उनका फाइनल एग्जाम बचा हुआ है, बाहर से जो कंपनीज है आती हैं, जो है स्टूडेंट्स, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है और उनका असेसमेंट किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है कि वो लोग अब तक जो पढ़ाई हुआ है कितना सीखे हैं, उनका पास नॉलेज कितना है, और उनको जो जॉब के लिए जो इंसान चाहिए, जो उनको इंडिविजुअल चाहिए, क्या उसमें वो फिट बैठते हैं। तो अगर वो फिट बैठते हैं तो उनका वो प्लेसमेंट हो जाता है। कहाँ पे प्लेसमेंट हो जाता है? उस जॉब के लिए। तो उनका पढ़ाई खत्म होने पहले से ही उनको जॉब लग जाता है। तो ये बेसिकली एट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स होता है। इसका नेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहले ही बता रहा हूँ आपको, नेट में जो इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बोला जाएगा एट द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स जो इवैल्यूएशन किया जाता है, तो वो कौन सा इवैल्यूएशन होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, दूसरी बात एक और चीज होता है, इसमें लेवल भी जानने के लिए होता है। ठीक है, वो लेवल क्या है? कभी कभी प्लेसमेंट का मतलब कोई स्कूल या कॉलेजेस होते हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइड करके बच्चों को पढ़ाते हैं। जो इंटेलिजेंट वाले हैं उनको कुछ अलग सेक्शन में रख देंगे, जो थोड़ा सा कमजोर है उनको अलग सेक्शन में रह जाएंगे। तो ये एक स्टार्टिंग कोर्स में इवैल्यूएट कर लिए, एक आकलन कर लिए कि स्टूडेंट कैसे हैं, उनका लेवल क्या है, तो उस हिसाब से उनको अलग अलग क्लासों में प्लेस किया जाएगा, और प्लेस करने के हिसाब से जो ज़्यादा कमजोर है उस सेक्शन में उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा वो सीखेंगे। तो हमारा जो अल्टीमेटली जो टीचिंग का जो हमारा मकसद है कि लर्निंग होना चाहिए 100%, वो लर्निंग तब ज्यादा इफेक्टिवली होगा। नेक्स्ट, तीसरा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये जो तीनों है ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से अगर ये सब नहीं है तो ये तीनों में से पक्का क्वेश्चन आता है नेट और JRF का। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक तरह का यही वाला इवैल्यूएशन था, है ना। इसका दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें फॉर्मेटिव में भी कंटिन्यू इवैल्यूएट होते रहता है। ठीक है, इसमें जैसे कोर्स चला जा रहा है बीच बीच में उनका जो टीचर है अपने हिसाब से उनका असेसमेंट कर रहे हैं। ये नॉर्मली जैसे आप समझ लीजिए जो पहले वाला जो सिस्टम था, जैसे कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, सेकंड टर्मिनल एग्जाम और फाइनल एग्जाम, सब एग्जाम में एट द एंड में उनको इवैल्यूएट किया जाता है, और इवैल्यूएशन के बाद उनको फीडबैक भी दिया जाता है बीच बीच में। जैसे आप लोग सुने होंगे पेरेंट PTM होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है, बच्चों को ही बताया जाता है कि बेटा या फिर बेटी आपका जो इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा आप हार्ड वर्क करो। गार्जियन को भी समझाया जाता है या उनको एक सजेशन दिया जाता है कि इसमें इसको थोड़ा सा दिक्कत है, इसको थोड़ा सा सुधारिए। तो एक सिस्टम है समेटिव जिसमें कि ये कंटिन्यूअस होता है इवैल्यूएशन, बीच बीच में लगातार निरंतर होते रहता है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें उनको फीडबैक भी दिया जाता है। ठीक है, ये और ये में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि इसमें ये डिफरेंस था कि इसमें जो एग्जाम में एक जो सिलेबस आ चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं।
ठीक है, यहाँ पे सिलेबस रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो ये समेटिव और ये लगभग दोनों एक ही हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो सीबीएसई का जो लेटेस्ट सिस्टम लाया गया है, इसमें बताया गया है कि जिस सिलेबस का एक बार टेस्ट हो चुका है वो टॉपिक दोबारा से रिपीट नहीं होगा, लेकिन वो वाला चीजें, वो वाला नियम यहाँ पे समेटिव इवैल्यूएशन में लागू नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस करने के लिए, ये टर्म सब लोग को, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। डायग्नोस करने के लिए, डायग्नोस मतलब कोई प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए, कोई प्रॉब्लम को पता करने के लिए ये एक इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जब कोई टेस्ट, कोई बीमारी होता है तो आप लोग डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं, लैब में कोई चीज टेस्ट कराने के लिए। तो उसी तरह टीचिंग लर्निंग में कोई प्रॉब्लम है, किसी स्टूडेंट में कोई दिक्कत है, या स्टूडेंट या सारे स्टूडेंट में कोई दिक्कत है, या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोई दिक्कत हो रहा है, तो एक डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोस मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है। टीचिंग का मकसद 100% लर्निंग होना चाहिए। अगर लर्निंग नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, और जब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है, और जब प्रॉब्लम मिल जाता है तो उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल जाता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस बेस्ड इवैल्यूएशन। क्राइटेरिया मतलब किसी, कोई एक चीज पर कोई एक टारगेट रखे, जैसे कि बोल दिया गया है, एक क्राइटेरिया दे दिया गया है, ये असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में मिनिमम 20 पेजेस जो लिखेंगे उनको इतना मार्क्स मिलेगा, या फिर ये एक टास्क है, आप इतने मिनट में करिएगा तो रैंकिंग मिलेगा। जो लोग 10 मिनट का टाइम दिया गया है, जो सबसे पहले 2 मिनट में कर लेंगे उसको ये मिलेगा, ए ग्रेड मिलेगा, जो लोग 3 मिनट में करेंगे बी ग्रेड मिलेगा, 4 मिनट में करेंगे सी ग्रेड मिलेगा। तो कुछ क्राइटेरिया दे दिया गया है, और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो चीज पढ़ाया गया है वो जो बच्चे कितना सीखे हैं, और उस सीखने के बेसिस पे आप उनको जो इवैल्यूएट कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, और कोई रैंकिंग दे रहे हैं उनको, या तो नंबरिंग दे रहे हैं, या तो ग्रेडिंग सिस्टम दे रहे हैं, या फिर कोई परसेंटेज मार्क्स दे रहे हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज पे उनको आप असेस कर रहे हैं, मतलब इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है क्राइटेरियन, या फिर रेफरेंस। किसी चीज को रेफरेंस ले रहे हैं, जैसे बोल दिया था मैंने कि मार्क्स का बेसिस पे, टाइम का बेसिस पे, कि इतना टाइम में आप करिएगा तो आपका रैंकिंग इतना होगा, इतना टाइम में करिएगा तो आपको मार्क्स इतना मिलेगा। तो कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज है, वो चीज उनको बता दिया गया। नेक्स्ट आता है लास्ट में नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। ये जो इवैल्यूएशन सिस्टम है इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ये बेसिकली इसमें रैंकिंग नहीं दिया जाता है। इसमें लोगों को लगता है कि नॉर्म रेफरेंस को एक नॉर्म होगा, कोई एक रैंकिंग होगा, इसमें एक बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो ये चीज में आपको एक बहुत ध्यान रखना है, इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्या चीज है एक्चुअल में, ये क्या होता है। इसमें सबसे पहली बात, नेट जेआरएफ में पूछा जाता है, क्या नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन रैंकिंग के लिए होता है? नो। क्या ये ग्रेडिंग के लिए होता है? नो। इसमें क्या होता है कि बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल है, एक क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ए सेक्शन और बी सेक्शन क्लास में, या फिर लड़कियों को या लड़कों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है एक ही क्लास में, और उस क्लास में किसी को टास्क दे दिया गया है, कुछ टास्क, और उसमें टास्क देने के बाद ये बता दिया गया है कि आप जब कुछ करिएगा तो वो वाला जो ग्रुप है विनर है। तो ओवरऑल किसी ग्रुप का एफिशिएंसी देखने के लिए किया जाता है कि एज ए ग्रुप वो लोग कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, एज ए ग्रुप वो लोग कैसे काम कर रहा है, कैसे वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है, कितना वो लोग सीख पा रहे हैं। तो ग्रुप वाइज वो लड़का लड़की भी हो सकता है, अच्छे स्टूडेंट और तो थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट भी हो सकता है, या फिर टॉप स्टूडेंट्स, या फिर बीच वाले जो नॉर्मल एवरेज और वीक स्टूडेंट्स का भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उन लोगों को, जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं ओनली एकेडमिक में रहते हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे भी आप डिवाइड कर लीजिए, और उनको कोई टास्क दिया जाता है, उस टास्क के बेसिस पे उनमें जज किया जाता है कि ये ग्रुप विनर है और दूसरा ग्रुप विनर नहीं है। तो ये जो है, ये इसमें रैंकिंग नहीं किया जाता है, इसमें ग्रेडिंग नहीं दिया जाता है। तो यही है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन, ठीक है। अब इसका रहा कि जब हम लोग ये पता चल गया है कि इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, तो अब दूसरी बात ये आती है कि नेट और जेआरएफ में इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्योंकि एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि नेट और जेआरएफ में इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसको हम लोग को कैसे आंसर करना है। तो स्टूडेंट्स, जो इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन होता है कि एट द एंड ऑफ जो सिलेबस है, या एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ ए कॉलेज या स्कूल, जो इवैल्यूएशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं। एट द एंड जब भी वर्ड आएगा आपको याद होना चाहिए समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कंटिन्यूअस इवैल्यूएट जो करते हैं उसमें क्या होता है, जो कंटिन्यूअस हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं उसका आंसर क्या होगा, समेटिव होगा, है ना। और अगर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन में समेटिव ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अगर ये ऑप्शन अगर दिया हुआ है कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो ये क्या होगा, यही वाला होगा,
ठीक है। अगर ये पूछा गया है कि सीबीएसई के द्वारा जो सबसे लेटेस्ट जो इवैल्यूएशन का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है। अच्छा, जॉब लेने के लिए या जॉब को प्लेस करने के लिए क्या होता है? कौन सा इवैल्यूएशन होता है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। एट द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स कौन सा इवैल्यूएशन होता है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, है ना। एक इवैल्यूएट करने के लिए कि स्टूडेंट कितने लेवल में है, कितने पानी में, उनको कितना हमको सिखाना पड़ेगा, कितना मेहनत करना होगा, हम सिलेबस कैसे डिजाइन करेंगे, उस हिसाब से जो इवैल्यूएट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, ओके। तो उम्मीद है आप लोग ये पता चला होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। मेरा ये वीडियो आप लोग अगर पसंद आया होगा तो आप लोग इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग को जो नए जो वीडियोस मैं बनाते जाऊंगा वो आप लोग को मिलते जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।